हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस और जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो वीडियो सबको अंत तक देखना है। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो गाइज जो स्टूडेंट्स लाइव आ गए हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी लाइव आ जाए और आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। गाइज आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे ढेर सारे क्वेश्चन जो है पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आप सभी विद्यार्थियों को देना है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। जो लाइव आ गए हैं, जो स्टूडेंट लाइव आ गए हैं, आप लोग अपना अटेंडेंस दे दीजिए, यस बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं, वो लोग कमेंट बॉक्स में यस सर कहकर लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी स्टूडेंट्स आ गए हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम क्या है? बताइए, केवल एक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, या सभी कोशिकाओं में प्रत्येक समय दिखाई देते हैं, या एक मुख्य घटक यानी कंपोनेंट के रूप में डीएनए से बने होते हैं, या मानव कोशिकाओं में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक होते हैं? जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट्स बताइएगा, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम क्या है? वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। तो याद रखिएगा, एक मुख्य घटक के रूप में डीएनए से बने होते हैं, यानी एक मुख्य कंपोनेंट के रूप में ये डीएनए से बने होते हैं। कौन? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है एग्जाम्स में कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मानव कोशिका में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताइएगा, सभी विद्यार्थी बताएंगे, सभी स्टूडेंट बताएंगे मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वेरी गुड, कितनी होती है जी? तो 46 होती है, 46। ठीक है, जो कि 23 के जोड़े में होती है। ठीक है, जोड़ा पूछे, पेयर्स पूछे तो आपको 23 का जोड़ा यानी 23 का पेयर बताना है। अगर पूरी संख्या पूछे कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 46 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ बताइए आप लोग, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, डीएनए है ना, यानी डीएनए के बारे में पूछ लिया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताइएगा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी विद्यार्थी बताएंगे डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वेरी गुड, याद रखिएगा क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, लिखने में थोड़ा दिक्कत है, आप लोग इसी तरह समझ लीजिएगा क्या होता है, फिर से बताइए। तो याद रखिएगा क्या होता है? डीऑक्सी, है ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में कि डीएनए की खोज किसने की? बहुत ही बार मैं बता चुका हूँ, आप लोग को बताना है इस बार कि डीएनए की खोज किसने की। तो वेरी गुड, याद रखिएगा, डीएनए की खोज किसने की? तो वाटसन एवं क्रिक ने, है ना, वाटसन क्रिक ने। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक ने। अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था ना, वो किसने दिया? तो वो भी आपको याद रखना है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वो भी वाटसन एवं क्रिक ने ही दिया। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सब, जो जितने भी नए स्टूडेंट है वो सब इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सब, जितना भी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, या तो एक पूछ लेता है डीएनए की खोज किसने की, तो वाटसन एवं क्रिक ने, और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो ये भी आपको याद रखना है किसने दिया, वाटसन एवं क्रिक ने दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है हार्मोन्स अफेक्टेड द बॉडी, यानी शरीर पर हार्मोनों का प्रभाव होता है। बताइए कैसा होता है? अंगों में उत्तेजना यानी स्टिमुलेशंस ऑफ ऑर्गन्स। दूसरा ऑप्शन है उत्प्रेरक प्रकार्य यानी कैटालिटिक फंक्शंस। तीसरा ऑप्शन है यथार्थ वृद्धि यानी प्रॉपर ग्रोथ। चौथा ऑप्शन है विभिन्न अंगों के प्रकारों का समन्वय। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शरीर पर हार्मोनों का प्रभाव किस रूप में होता है?
वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन भी दिया है ना वो सही है। तो याद रखिएगा, शरीर पर हार्मोनों का प्रभाव किस तरह होता है, तो उत्प्रेरक प्रकार्य की तरह इसका प्रभाव देखा गया है। ठीक है, अब बेसिकली हार्मोन क्या होता है, ये क्वेश्चंस आपको जानना जरूरी है कि हार्मोन क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि, विकास, प्रजनन आदि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, बायोकेमिकल ग्रोथ है ना, रिप्रोडक्शन, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइएगा कौन से वो हार्मोन है जो केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। जल्दी से बताइएगा, कौन से हार्मोन केवल महिलाओं में पाए जाते हैं। कौन से हार्मोन, दो हार्मोन है, ठीक है, मैं बता भी चुका हूँ आप लोग को बताना है कौन से दो हार्मोन हैं जो केवल महिलाओं में पाए जाते हैं। जल्दी से बताइएगा, कौन से दो ऐसे हार्मोन हैं जो केवल और केवल महिलाओं में पाए जाते हैं, बताइए। तो वेरी गुड, याद रखिएगा, पहला कौन सा है, तो पहला है एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन। ठीक है, और दूसरा कौन सा है जी, तो दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, है ना, प्रोजेस्टेरोन। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। अच्छा बताइए, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एक एग्जाम्स में कि इंसुलिन क्या है। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लिया गया था इंसुलिन क्या है। ऑप्शंस में दिया था आपका हार्मोन, है ना, एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन। जल्दी से बताइए तो क्या है, मैं ऑप्शन भी दे दिया हूँ। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, एंजाइम है, या फिर विटामिन है, या फिर प्रोटीन है। जल्दी से बताइए इंसुलिन क्या है। इंसुलिन क्या है, वेरी गुड, क्या है, तो एक हार्मोन है ना। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बच्चे जानते हैं कौन सा रोग होता है, डायबिटीज़, जिसको मधुमेह कहते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की, तो बैटिंग एवं बेस ने की है। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसीलिए मैंने आपसे नहीं पूछा, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ, आप लोग को याद भी हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन द माइंस आर कॉज्ड बाय ए मिक्सचर ऑफ, यानी खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण के कारण होते हैं, बताइएगा। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन का एसिटिलीन के साथ, तीसरा ऑप्शन है मीथेन का वायु के साथ, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का ईथेन के साथ। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जल्दी से बताइएगा, खदानों में अधिकांश विस्फोट जो है किसके मिश्रण के कारण होते हैं, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। तो याद रखिएगा, खदानों में अधिकांश विस्फोट जो है मीथेन और वायु के मिश्रण के कारण किए जाते हैं। ठीक है ना, खदानों में अधिकांश विस्फोट मीथेन और वायु के मिश्रण के साथ किए जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ से हाइड्रोजन की। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन जो है हाइड्रोजन से रिलेटेड पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। ठीक है, जल्दी से सभी विद्यार्थियों को बताना है। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की, जल्दी से बताइएगा, हाइड्रोजन की खोज किसने की। वेरी गुड, किसने की, जल्दी बताइए, हाइड्रोजन की खोज किसने की, कैवेंडिश, है ना, कैवेंडिश ने किया, याद रखना। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, कौन सा तत्व सूर्य और ब्रह्मांड में सर्वाधिक होता है, तो वो हाइड्रोजन ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट है जो सूर्य और ब्रह्मांड में, है ना, सूर्य और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा तत्व होगा, हाइड्रोजन ही होगा। ठीक है, इसी हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। बात कर लें ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की, ये पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखिएगा किसने की, प्रिस्टले, है ना, जोसेफ प्रिस्टले इनका पूरा नाम था। और वायुमंडल में एक क्वेश्चन पूछ लेता है, वायुमंडल में पाए जाने वाली दूसरी सबसे अधिक गैस कौन सी है, जल्दी से बताइए। वायुमंडल में पाई जाने वाली दूसरी सर्वाधिक अधिक गैस कौन सी है, वायुमंडल में, जल्दी से बताइए,
वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली दूसरी गैस, ठीक है, पहली गैस नहीं पूछ रहा हूँ, पहली गैस नाइट्रोजन है, दूसरी गैस के बारे में मैं पूछा हूँ। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली दूसरी गैस कौन सी है जी? वेरी गुड, कौन सी है? तो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, वो वायुमंडल में पाए जाने वाली दूसरी सबसे अधिक गैस है। कितनी परसेंट पाई जाती है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, कितनी परसेंट पाई जाती है? तो 21%, ठीक है, ठीक है। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी होती है? वो तो नाइट्रोजन होती है, वो सब आपको पता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से एसिटिलीन गैस के बारे में। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि वेल्डिंग करने में कौन सी गैस काम आती है, ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाएगा, वेल्डिंग करने में कौन सी गैस, वेल्डिंग करने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस, है ना। और एक ये भी पूछ लेता है कृत्रिम फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है, कृत्रिम फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए मैं आपको ये होमवर्क में दिया हूँ। आप लोग अच्छे से इसका आंसर देख कर भी बता सकते हैं, ठीक है, इससे कम से कम आपको याद तो रहेगा ना जिंदगी भर। जिन भी विद्यार्थियों को याद नहीं है वो लोग अपने नोटबुक से देख लीजिएगा, तब आंसर जो है कमेंट बॉक्स में, आप सभी को आंसर इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है, ठीक है। मैं देखूंगा कौन कौन से स्टूडेंट इसका आंसर कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, मैं भी रिप्लाई दूंगा। तो आप लोग के लिए होमवर्क रहा, क्या होमवर्क? कृत्रिम फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क मेरा। चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसे मीथेन की। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है पूछ लेता है, तो याद रखना CH4 होता है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में कि गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो याद रखिएगा मीथेन ही है ना। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है, यानी गोबर गैस का मुख्य कंपोनेंट कौन सा होता है? तो मीथेन ही होता है ना। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है सिगरेट लाइटर में, जल्दी से बताइएगा, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? मीथेन मत बताना गलती से भी, है ना। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटेन का, ब्यूटेन, है ना, ये चीज़ याद रखना। अब बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये वायुमंडल में कितने प्रतिशत है जी? तो याद रखना 0.03%, ठीक है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ गैस, है ना, ठोस शुष्क बर्फ गैस भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बहुत ही वीआई क्वेश्चन यहाँ से आई थिंक 10+ क्वेश्चंस मैं बता दिया हूँ इस क्वेश्चन से, तो आप लोग सब क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज्ड 6 आवर पर डे, कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी स्पेंड बाय ए बल्ब इन ए डे। यानी 60 वाट के एक विद्युत बल्ब का प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिट का परिकलन करें। यानी कितना ऊर्जा खपत हुआ है, कितनी ऊर्जा खर्च हुई है, वही आपको निकालना है ना, एनर्जी जो है आपको निकालनी है। तो देखिए क्या क्या डेटा गिवन है आपको, वो सबसे पहले लिख लेना है। तो आपको पता है, क्या पता है? बल्ब की शक्ति, यानी वो हमको दिया हुआ है, यानी पावर कितना दिया हुआ है बल्ब का? तो 60 वाट, ठीक है। तो मैं पावर लिख देता हूँ, 60 वाट दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों का आंसर ऑप्शन डी है वो सही है। अब देखिए अब क्या करना है, अब आपको मालूम है कि एक दिन में उपयोग किया गया है, तो उसको कुल समय कितना लगा वो लिख देना है ना। तो कुल समय यानी टाइम आपको भी दिया हुआ है कितना, 6 आवर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला मालूम है, क्या मालूम है कि E बराबर मेरा एनर्जी बराबर क्या होता है? पावर गुने T होता है ना। चलिए पावर कितना है बताइए? तो 60 वाट है, तो 60 वाट मैं लिख देता हूँ। और टाइम कितना है? 6 आवर है, ठीक है, 6 आवर है। अब गुना कीजिए, 60 को 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। 360 W यानी वाट गुने टाइम, है ना, ये सॉरी टाइम है, सही है। देखिए 60 वाट को गुना कीजिएगा 6H से तो कितना आ जाएगा? 360 वाट आवर, ठीक है। लेकिन हमको आंसर किस में चाहिए? किलो वाट आवर में चाहिए, तो हम लोग 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग दीजिएगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? पॉइंट यानी 0.36 किलोवाट घंटा आ गया ना। तो यही जो है ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी ऑफ ए 10 ग्राम वेट स्टोन
प्लेस्ड एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर। देखिए क्वेश्चन तो पढ़ने में बहुत ही ईजी लगा, आप लोग बना भी लीजिएगा, बट मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूज कहाँ करेंगे, आइए मैं एक बार क्वेश्चंस को हिंदी में ही पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन है 5 मीटर की ऊंचाई पर रखे 10 ग्राम भार वाले पत्थर की ऊर्जा बताएं। पढ़ने में तो बहुत ही ईजी लग रहा है, आप लोग सिंपली फार्मूला भी लगा दीजिएगा, सबको पता है यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगने वाला है, तो पोटेंशियल एनर्जी का है ना, पोटेंशियल एनर्जी का यानी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लिख दीजिएगा। क्या होता है जी, तो P बराबर क्या होता है, तो M गुने G गुने H है ना। यहाँ पर G भी दिया है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड, H भी दिया है और आपको मास भी दिया है। तो आप लोग लगाइएगा, आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर एक चीज़ दिक्कत कीजिएगा, ये चीज़, क्योंकि देखिए जूल का यूनिट क्या होता है आपको पता है, क्या होता है जी, तो केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो मास है ना, देखिए हाइट कितना दे रखा है आपको, सबसे पहले ये जानिए, जो डेटा दिया हुआ है उसको लिखते चलिए। हाइट कितना है, तो 5 मीटर दिया हुआ है। अब भार कितना दिया हुआ है, यानी मास कितना दिया हुआ है आपको, कितना दे रखा है मास, तो आपको 10 ग्राम दे रखा है। ठीक है, 10 ग्राम में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जूल में है, यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत कर सकते थे आप यहीं पे। देखिए जूल का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, तो इसको भी केजी में कीजिए ना, 10 ग्राम है इसको केजी में कीजिए। तो केजी में कीजिएगा तो 1000 से भाग दीजिएगा ना जी, तो 1000 से भाग दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 0.01 केजी आ जाएगा। 0.01 केजी आ गया ना, तो यहाँ से मास जो है वो कितना आ गया, 0.01 केजी। हाइट कितना है, तो 5 मीटर है। अब बताइए अब आपका एच कितना है, एच तो 5 मीटर हो गया और मास भी कितना हो गया, 0.01 केजी हो गया। जी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड हो गया। बस फॉर्मूला P बराबर M गुने G गुने H लगा दीजिए। तो मास कितना है, 0.01 है। ठीक है, और G का मान कितना है, 9.8 है। ठीक है, और H कितना है, 5 है। ठीक है, तो अब इसको क्या कीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए, इतने को सॉल्व कीजिएगा, आप लोग इतने को सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, वेरी गुड। यानी जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन सी आंसर किया है तो वो सही है। यानी अब इतने को सॉल्व कीजिए आप लोग, ये आप लोग का काम है। तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.49 जूल। ठीक है, 0.49 जूल, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हिंदू महासभा के संस्थापक थे, कौन थे, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। तो याद रखिएगा, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इन्होंने ही हिंदू महासभा की स्थापना की थी। कब की थी, तो ये भी याद रखना, 1914 ईस्वी में। ठीक है, ये वही मदन मोहन मालवीय जी हैं जिन्होंने BHU की भी स्थापना की है। ठीक है, यानी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो मदन मोहन मालवीय जी हैं। आप लोग याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले की, तो ये भी इनसे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो बताइए तो इसको याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब बात कर लेते हैं हम लोग लाला लाजपत राय के बारे में, तो इन्हें ना पंजाब केसरी कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी है ना, पंजाब केसरी से हम लोग किसको जानते हैं, पंजाब केसरी के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो याद रख लीजिएगा, पंजाब केसरी से हम लोग किसको जानते हैं, तो लाला लाजपत राय को जानते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग राजा राम मोहन राय की, तो इनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ब्रह्मा समाज है ना, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद होना चाहिए कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। और ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1828 ईस्वी में, ये भी चीज़ याद रखना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को मिलान करना है। ठीक है, बट आप लोग, मैं पूछूंगा ना तो उसका राइट आंसर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से मैं इसको जूम करता हूँ, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताइए, तो बताइएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, आप लोग को मिलान नहीं कर रहा है, मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि आप लोग का तैयारी
कितना हुआ है, ठीक है। जल्दी से बताइए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन समझ लो, आपको मैं दे दिया हूँ। जल्दी से बताइए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? वेरी गुड, किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने की, ठीक है। और कब की ये भी पूछा जा सकता है गाइस, तो याद रखना 1873 ईस्वी में, ठीक है। देखो, ब्रह्मा समाज हो गया, सत्य शोधक समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आप याद ही कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं राधा स्वामी सत्संग, इसकी स्थापना किसने की? तो याद रखना इसकी स्थापना शिव दयाल जी ने की, ठीक है। अब पूछ लेता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखना आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। अब कब की प्रार्थना समाज की स्थापना, बता सकते हो? बताइए तो। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की, लेकिन कब की, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखना 1867 में, 1867 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यंग बंगाल की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, अब क्या है, ऑप्शन डी ही ना बचाओ, यानी 4 नंबर है ना, हेनरी विवियन डिरोजियो, है ना, हेनरी विवियन डिरोजियो ने किया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इतना क्वेश्चंस मैं बता दिया हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेना, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है। चलिए, अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स नए भी जुड़े हैं, ठीक है। यानी जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैंने कम्युनिटी बॉक्स में अपना नंबर दिया था, उसमें मैंने कहा था कि जितने भी विद्यार्थी हैं अगर पैरामेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है, तो बहुत से स्टूडेंट को मैं ऐड कर चुका हूं, बट अभी जो भी स्टूडेंट्स को मैं ऐड नहीं कर पाया हूं, आप लोग प्लीज़ वेट कीजिए, आप लोग को शाम तक ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, तो हर किसी का मैसेज का रिप्लाई देना प्लस मतलब इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। मैं धीरे धीरे सब किसी को ऐड कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ ग्रुप में, तो आप लोग प्लीज़ घबराइएगा मत। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड टू मेक ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, यानी कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे। पहला ऑप्शन है पायरेक्स कांच, दूसरा ऑप्शन है फ्लिंट कांच, तीसरा ऑप्शन है क्वार्टर्ज कांच, चौथा ऑप्शन है रेसा कांच। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है रेसा कांच, वो सही है। तो याद रखिएगा, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने में किस तरह का कांच का प्रयोग किया जाता है? रेसा कांच, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो याद कर लेना, फाइबर ग्लास बोलते हैं इसको, ठीक है, फाइबर ग्लास बोलते हैं। हिंदी में इसका एक और नाम है जिसको क्या बोलते हैं? तंतु ग्लास, तंतु ग्लास भी इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब कुछ मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग रेडी हो? कमेंट में यस कीजिए, ठीक है। 2-4 क्वेश्चंस मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कांच से संबंधित, कि कौन से उपकरण कौन से कांच से बने होते हैं। तो आप लोग रेडी हो? चलिए बताइए। तो पहला क्वेश्चन आप सभी से मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा, प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में उपकरण बनाने के लिए हम लोग किस कांच का प्रयोग करते हैं? बताइएगा, प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए, प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए हम लोग किस तरह के कांच का प्रयोग करते हैं? बताइएगा, यानी हम लोग लेबोरेटरी में इक्विपमेंट्स बनाने के लिए किस तरह का ग्लास प्रयोग करते हैं? प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए हम लोग किस तरह का कांच का प्रयोग करते हैं? वेरी गुड, किस तरह के कांच का प्रयोग करते हैं जी? तो पायरेक्स कांच का, है ना। पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला में उपकरण बनाने हेतु किया जाता है। चलिए बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, कैमरा, है ना, कैमरा, दूरबीन, ठीक है, कैमरा हो गया, दूरबीन हो गया, लेंस हो गया, ये सब बनाने के लिए हम लोग किस तरह के कांच का प्रयोग करते हैं? कैमरा और दूरबीन, लेंस बनाने हेतु किस कांच का प्रयोग किया जाता है? कैमरा, दूरबीन, लेंस, है ना, ये सब बनाना हो तो किस तरह का कांच का प्रयोग किया जाएगा? वेरी गुड, फ्लिंट कांच, ठीक है। इसको भी याद कर लेना, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ नो रिएक्शन व्हेन स्टीम पासेज ओवर, यानी तब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। बताइए किसके
ऊपर से भाप गुजरेगी तब कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। बताइए, एल्युमिनियम के ऊपर से, तांबा के ऊपर से, कार्बन के ऊपर से या लोहा के ऊपर से? जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आपको आना भी चाहिए। बताइए, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी जब भाप गुजरेगी किसके ऊपर से? बताइए। वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन ए यानी एल्युमिनियम दिया है वो सही है। तो याद रखिएगा, जब भी एल्युमिनियम के ऊपर से भाप गुजरेगी ना तो कोई भी रिएक्शन यानी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ से एल्युमिनियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। बताइएगा, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बताइए तो। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क यानी एल्युमिनियम का एक प्रमुख और क्या है? अयस्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। ठीक है, तो बताइएगा तो सभी स्टूडेंट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? वेरी गुड, क्या है? तो बॉक्साइड है। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेना, बॉक्साइड। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है, बॉक्साइड इज एन और, है ना, यानी बॉक्साइड एक प्रमुख अयस्क है। किसका है? तो एल्युमिनियम का है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एल्युमिनियम से संबंधित कि भू प्रॉपर्टी यानी अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? बता सकते हैं आप लोग? जल्दी से बताइए, भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? यानी अर्थ क्रस्ट पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली मेटल कौन सी है? तो एल्युमिनियम ही है ना। यदि क्वेश्चन इस तरह से पूछे आपसे कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, तत्व का बात होगा ना, तब ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। यदि आपसे ये पूछे कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, तो एल्युमिनियम हो जाएगी। चलिए, अब यहाँ ये भी पूछ लेता है कभी कभी तांबे का, है ना, तांबे का प्रमुख अयस्क पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है क्यूप्राइट होता है। ठीक है, क्यूप्राइट होता है तांबे का प्रमुख अयस्क। एक और होता है, क्या होता है? मैकेलाइट। ठीक है, ये दोनों जो है तांबे के प्रमुख अयस्क है। आप लोग दोनों को याद कर लेना। चलिए, अब देख लेते हैं कार्बन के बारे में। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कभी कभी पूछ लेता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? बता सकते हैं आप लोग? जल्दी से बताइए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? सभी स्टूडेंट बताएंगे। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? वैलेंसी कितनी होती है जी? 4 होती है। इस चीज़ को याद रखना। वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर 4 दिया है वो सही है। अब देखिए, लोहा के बारे में पूछ लेता है कि लोहा का प्रमुख अयस्क कौन कौन सा है? ज़्यादातर 2 ही एग्जाम में पूछता है, मैग्नेटाइट, ठीक है, और हेमेटाइट। तो आप लोग को इसका फॉर्मूला बताना है, दोनों का बताइए। ठीक है, मैग्नेटाइट का क्या होगा और हेमेटाइट का क्या होगा? सभी विद्यार्थी बताएंगे मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है और हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी से बताइए। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट का मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, ये पूछ लिया जाता है, मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग इसको याद कर लेना। ठीक है, चलिए फिर से बता देता हूँ। देखिए, मैग्नेटाइट का क्या होता है? Fe2O4 होता है। बात करें हेमेटाइट की तो इसका क्या होता है? Fe2O3 होता है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लेना, रिवीजन कर लेना, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइए तो, स्टेनलेस स्टील इज एलॉय, यानी स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है। बताइए तो किन धातुओं का मिश्र धातु होता है? ये किन धातुओं से बनकर ये मिश्र धातु बनता है? लोहे और तांबे का, लोहे और जस्ते का, लोहे और क्रोमियम का, लोहे और ग्रेफाइट का। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बहुत ही बार मैं बता चुका हूँ। मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन को इसलिए रखा हूँ ताकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया भी है या नहीं। ये क्वेश्चंस देखना यही है कि कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चंस का राइट आंसर देते हैं। जल्दी बताइए, स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु होता है। तो वेरी गुड, देखिए यहाँ से जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन सी के साथ गए हैं ना वो सही हैं। तो याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु होता है किसका? लोहे और क्रोमियम का। ठीक है, इसमें एक और धातु होती है, वो भी आपको बताना है। देखिए, ये 3 धातुओं का मिश्रण होता है। कौन कौन से? लोहे, क्रोमियम, ठीक है, एक और धातु है, बता सकते हैं आप लोग?
बताइए तो। वेरी गुड, क्या होगा? निकेल होगा, है ना, निकेल, याद रखना, ठीक है। यानी स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है। किन धातुओं का मिश्रण होता है ये? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल का, ठीक है, ये चीज़ याद कर लेना। चलिए अब यहाँ से बताइए तो, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, पीतल जो है मिश्र धातु है, बताइए तो। पीतल मिश्र धातु होते हैं, किन दो धातुओं के मिश्र धातु होते हैं ये? पीतल मिश्र धातु होते हैं। पीतल जो है मिश्र धातु होते हैं, किन दो धातुओं के मिश्रण होते हैं, बताइए तो वेरी गुड, याद रखना, ठीक है। आप लोग बताइए तो, जल्दी बताइए। वेरी गुड, तांबा और जस्ता, है ना, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, ठीक है। जस्ता को क्या बोलते हैं? जिंक भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत करना। चलिए अब मैं बता दूं आप लोग को, कांसा जो है मिश्र धातु होता है, किन दो धातुओं का मिश्रण होता है जी? तो तांबा और टीन, इसको भी याद कर लेना, तांबा और टीन को, ठीक है। और इसी तरह एक पूछ लेता है आपसे, अच्छा बताइए तो, मुझे एक चीज़ बताइए, स्टेनलेस स्टील, है ना, यानी कभी कभी ये पूछ लेता है आपसे कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं? देखिए यही क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, बताइएगा। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए स्टील में क्या मिलाया जाता है? स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं? याद रखिएगा, क्या मिलाते हैं? तो क्रोमियम, है ना, क्रोमियम मिलाते हैं, ठीक है। अब कई स्टूडेंट ये भी आंसर करेंगे, सर मैग्नीज भी होता है, तो ऑफकोर्स होता है, ठीक है। दोनों जो है इसका सही आंसर होगा। यदि आपको क्रोमियम ऑप्शन में दिया होगा तो आप लोग इस पर टिक कर दीजिएगा, यदि मैग्नीज दिया होगा तो मैग्नीज पे भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर दोनों दिया होगा ना गाइज, तो क्रोमियम पे ही आप लोग टिक करना, क्योंकि मोस्टली बुक में यही जो है इसका सही आंसर दिया गया है, कहीं कहीं बुक में मैग्नीज भी दिया गया है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए तो, स्टील में जो स्टील होता है ना, उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, बता सकते हो आप लोग? स्टील में कार्बन का परसेंट कितना होता है? तो इस चीज़ को याद रखना है, स्टील में जो कार्बन की प्रतिशत होती है ना, वो कितनी होती है? 0.1% से लेके 2% के बीच में होती है, ठीक है। यानी स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज होती है 0.1 से लेके 2% तक के बीच में इसमें कार्बन देखा गया है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, और इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय।